छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के संबंध में जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी अपडेट हुए हैं, वो सभी अपडेट को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के जितने भी अपडेट हैं वो आज इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको बता देने वाला हूं। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो संशोधन हुए हैं नगरीय निकाय ग्राम पंचायतों को लेकर, ये अस्थायी संशोधन हुए हैं। मतलब सरकार अगर चाहे तो इन संशोधनों को, ये अपडेट जो है वो वापस पुराने प्रावधान में आ सकते हैं या कोई नए प्रावधान भी आ सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके पुराने प्रावधान हमने पढ़े हुए हैं वो पुराने प्रावधानों को भी आपको एक बार ध्यान में अवश्य रखना है। प्रश्न डेफिनेटली नए प्रावधानों के साथ ही आएंगे, लेकिन पुराने प्रावधान जानना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ पुराने प्रावधान और नए प्रावधान को अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपके लिए आसानी होगी याद करने के लिए। साथ ही साथ किसी बहुत बड़े भाग में परिवर्तन नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ बातें हैं जो अपडेट हुई हैं जो हम देखने वाले हैं। बाकी बहुत सारी बातें जो है, अधिकतर जो बातें हैं वो वैसे ही है जो हमने ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वीडियो सीरीज में कंप्लीट की हुई है। चलिए शुरू करते हैं फिर ग्राम पंचायत नगरीय निकाय अपडेटेड। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायतों के संबंध में जो भी अपडेट हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वार्डों के लिए जो आरक्षण का निर्णय होगा वो कलेक्टर के द्वारा लॉटरी निकालकर लिया जाएगा। तो इससे क्या अभिप्राय है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 10 वार्ड हैं। जैसे कि मैंने बताया ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हो सकते हैं कम से कम, और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे किसी ग्राम पंचायत में आपके 10 वार्ड हैं। ठीक है, इस 10 वार्ड की अगर नंबरिंग करें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10, तो कौन से वार्ड के लिए आरक्षण होगा, कौन सा वार्ड अनारक्षित रहेगा, इसका निर्णय कौन कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है लॉटरी निकालकर। यही कहना चाह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लेते हैं एक पर्ची कलेक्टर ने निकाली वार्ड क्रमांक 1 की और दूसरी पर्ची निकाली जातियों की। दूसरी पर्ची जो आई उसमें आ गया एससी। ठीक है, तो वार्ड क्रमांक 1 और निकला दूसरा पर्ची एससी, मतलब वार्ड क्रमांक 1 जो है वो एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा, मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉट निकालकर किसी वार्ड के आरक्षण का निर्णय कलेक्टर के द्वारा लिया जाता है। पहला पॉइंट। आगे देखते हैं। कोई भी आरक्षित सीट 10 वर्षों के लिए आरक्षित होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निर्णय ले लिया गया एक बार आरक्षण का लॉट निकालकर कलेक्टर के द्वारा, और सीट नंबर 1 एससी के लिए आरक्षण हुआ। ठीक है, वार्ड क्रमांक 1 एससी के लिए आरक्षित हो गया, तो यह वार्ड क्रमांक 1 आने वाले 10 वर्षों के लिए आरक्षित हो जाएगा। मतलब 2 सामान्य निर्वाचन अवधि के लिए आरक्षित हो जाएगा। एक सामान्य निर्वाचन अवधि मतलब 5 वर्ष, 2 निर्वाचन अवधि मतलब 10 वर्ष। 10 वर्ष आपका यह वार्ड क्रमांक 1 एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपडेट क्या हुआ है वो चीज देखिएगा। अभी ये जो मैंने येलो पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा किसी वार्ड के लिए वो 5 वर्षों के लिए ही होगा, ना कि 10 वर्षों के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आरक्षण का प्रावधान कैसे है? तो आरक्षण का प्रावधान वही है जो हमने पहले देख रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब किसी भी क्षेत्र में या ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्डों का आरक्षण उस क्षेत्र में उपस्थित एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में ही होने वाला है। और अगर एससी एससी का कुल आरक्षण 50% से कम है तो वहां पर ओबीसी के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। साथ ही साथ आपका कुल आरक्षण या कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। क्लियर? अब समझिए ये जो येलो पेन से लिखा है उसका मतलब क्या है। मान लेते हैं वार्ड क्रमांक 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिला के लिए आरक्षित है। ठीक, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगला जब भी चुनाव होगा 5 वर्ष के बाद वार्ड क्रमांक 5 फिर से महिला के लिए आरक्षित होगा, ऐसा नहीं है आवश्यक। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये जो वार्ड क्रमांक 5 जो है ये अभी महिला के लिए आरक्षित है तो अगले चुनाव के लिए भी आरक्षित होगा, ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन अगर कोई वार्ड किसी जाति के लिए आरक्षित है, जाति विशेष के लिए आरक्षित है, तो वो अगले चुनाव के लिए भी आरक्षित होगा। मतलब कुल 2 चुनाव अवधि के लिए आरक्षित होगा, मतलब 10 वर्षों के लिए, महिलाओं के लिए 5 वर्ष के लिए। ये अंतर आपको अच्छा खासा ध्यान में रखना है। आई होप ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, पंच और सरपंच बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। ठीक है, 21 वर्ष की होगी। आगे देखिए सरपंच के लिए आरक्षण कैसे होगा। तो सरपंच के लिए आरक्षण लिखा है जनपद पंचायत में एससी एसटी की जनसंख्या के आधार पर
आपका सरपंच के लिए आरक्षण किया जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सरपंच तो ग्राम पंचायत में होता है, यहां पर जनपद पंचायत कैसा लिखा हुआ है? तो मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा पहले, ठीक है? मैं आपको ये समझाने वाला हूं, देखिएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं किसी जनपद पंचायत में 6 ग्राम पंचायत आते हैं। अब एक चीज और समझिए, देखिए मान लेते हैं किसी एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं, किसी एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं। अब 10 वार्ड मतलब 10 पंच होंगे, 10 पंच होंगे, लेकिन सरपंच तो एक ही होगा। एक ग्राम पंचायत में सरपंच तो एक ही होगा। तो अगर यहां पर जनपद पंचायत की जगह ग्राम पंचायत होता तो वहां पर केवल एक सरपंच की बात करते और एक ही सरपंच पद के लिए आरक्षण कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको सरपंच पद के आरक्षण के लिए एक ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत के समूह की बात करनी होगी। तो ग्राम पंचायत के समूह के लिए सरपंच के आरक्षण की बात होगी। और ये ग्राम पंचायत के समूह किसके अंतर्गत लिए जाते हैं? जनपद पंचायत के अंतर्गत लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण यहां पर देखिए, यहां पर ये आपका कुल जनपद पंचायत है, उसके अंतर्गत 6 आपके ग्राम पंचायत है, ठीक? तो ये चूंकि 6 ग्राम पंचायत है तो यहां पर 6 सरपंच होंगे, और चूंकि 6 सरपंच है तो अब हम इसमें इस 6 आंकड़े पे आरक्षण की बात कर सकते हैं SC ST की जनसंख्या के अनुपात में या उनकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक? तो ये जो 6 सरपंच है उसमें SC ST की जनसंख्या का जो भी होगी इस जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत, उसी आरक्षण के अनुपात में इनमें आरक्षण दिया जाएगा। और फिर प्रावधान वही है, अगर SC ST की जनसंख्या का जो अनुपात है या कुल आरक्षण जो है प्रतिशत अनुसार वो 50% से कम हो जाता है तो 25% आरक्षण OBC के लिए दिया जाना है। क्लियर है? ये कहा गया है इस वाले पॉइंट के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां पर जनपद पंचायत आएगा, ना कि ग्राम पंचायत। आगे देखें, यह आरक्षण 2 सामान्य निर्वाचन अवधि के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा। तो देखिए, जैसे कि आप वार्ड में आरक्षण कर रहे थे जातियों का, वैसे ही सरपंच के लिए जब आरक्षण करेंगे जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों का, तो उसमें मान लेते हैं अगर ये पहला वाला ग्राम पंचायत ST के लिए आरक्षित हो गया, ठीक? तो ये 10 वर्षों के लिए आरक्षित रहेगा। यहां पर कोई अन्य जाति के लिए आरक्षण, अन्य जाति के सरपंच के लिए आरक्षण नहीं होने वाला है। केवल इस पहले वाले सरपंच के लिए, सरपंच चुनाव के लिए ST उम्मीदवार ही चुना जाएगा, ठीक? ये 2 सामान्य निर्वाचन अवधि मतलब 10 साल के लिए वैलिड होने वाला है। क्लियर है? वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। आगे देखिए, तहसीलदार उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और यह प्रथम सम्मेलन नहीं माना जाएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, पंच सरपंच चुन लिए गए, निर्वाचित हो गए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें उप सरपंच का निर्वाचन होता है पंचों में से, जो निर्वाचित पंच हुए हैं उसी में से, ठीक? तो यही उसी की बात कर रहे हैं। तो तहसीलदार उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक सम्मेलन बुलाएगा, तो यहां पर आपको ये तहसीलदार के तौर पे ध्यान में रखना है। और ये प्रथम सम्मेलन काउंट नहीं होगा, मतलब ऐसा सम्मेलन जिसमें तहसीलदार उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुला रहा है उसमें यह प्रथम सम्मेलन काउंट नहीं होगा, ठीक? तो ये सारे प्रावधान आपको ग्राम पंचायत के संबंध में ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, नगरीय निकाय के संबंध में जो भी संशोधन है। बाकी जितने भी प्रावधान हमने पढ़े हैं ना ग्राम पंचायत के अंतर्गत, वो सारे वैसे ही रहने वाले हैं, बस इतना ही संशोधन है ग्राम पंचायत में। अब देखिए नगरीय निकाय, जैसे कि एक और बात मैंने बताना चाहूँगा आपको, कुछ कमेंट आ रहे थे कि अब जो है पंच ही सरपंच का निर्वाचन करेंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अभी तक इसकी कोई अधिसूचना या कोई बोलना चाहिए अध्यादेश जारी नहीं हुए हैं कि सरपंच पंचों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो इसमें जब चूंकि कोई भी अध्यादेश नहीं लाया गया है तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो अभी भी सरपंच प्रत्यक्ष रूप से ही चुने जा रहे हैं, पंचों के द्वारा नहीं। ये अभी फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक? जब भी अध्यादेश या जो भी इसमें करेक्शन होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। आगे देखिए, नगरीय निकाय के संबंध में अपडेटेड, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 था। पहले तो आपको ये अधिनियम नोट कर लेने हैं, मैंने अधिनियम आपको नहीं बताया था, ठीक है? जब मैंने नगरीय निकाय बताया था तो ये अधिनियम नहीं बताया था। तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 आपको ध्यान में रखना है। और इसी अधिनियम में संशोधन हुआ है, 1956 में संशोधन हुआ है अस्थायी तौर पर, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा था अस्थायी संशोधन है।
राजपत्र में कब यह प्रकाशित हुआ? तो 25 अक्टूबर 2019 को यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ, यह जो संशोधन है। अब क्या क्या संशोधन है वो देखिए। सबसे पहले महापौर के संबंध में संशोधन देखिए आप, ठीक। नगर निगम के किसी वार्ड से निर्वाचित पार्षद जो निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित हो वो महापौर कहलाएगा। मतलब महापौर कौन व्यक्ति होगा? नगर निगम क्षेत्र से, मतलब उस नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगरीय निकाय मतलब अभी हम पहले नगर निगम की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। 3 स्तर होते हैं, एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका परिषद और एक नगर निगम। पहले नगर निगम के संबंध में हम बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, ठीक है। और जो नगर पालिका अधिनियम है वो 1961 का है, ये 1956 का है, ये अंतर आप ध्यान में रखें। दूसरा, नगर निगम के किसी वार्ड से निर्वाचित पार्षद जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित होंगे वो महापौर होगा, ठीक है। मतलब उस नगर निगम क्षेत्र से चुना हुआ कोई ऐसा पार्षद, ठीक है, जो निर्वाचित पार्षदों, उसी नगर निगम से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा महापौर के द्वारा चुना गया हो, महापौर के रूप में चुना गया हो, वही आपका महापौर कहलाएगा। मतलब एक तरीके से क्या चाह रहे हैं कि ये जो महापौर है ना, निर्वाचित पार्षदों से चुना जाएगा, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा इस महापौर का। क्लियर? अब चूंकि महापौर का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, मतलब निर्वाचित पार्षदों के द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान बदल जाएंगे? महापौर की आयु सीमा वही हो जाएगी जो पार्षद की होती है, क्योंकि शुरू में तो ये पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर आया है जनता के द्वारा, ठीक है। और फिर पार्षद अपने में से ही कोई महापौर के रूप में चुन रहे हैं। तो शुरू में जब ये पार्षद के रूप में चुनकर आ रहा है तो इसकी योग्यता वही होगी जो पार्षद की होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब अब महापौर की आयु सीमा 21 वर्ष की होगी, ना कि 25 वर्ष, ये आपको करेंट कर लेना है। आगे देखिए, अब चूंकि महापौर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहा है तो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था, हर उस कहना चाहिए अप्रत्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो चूंकि अब महापौर का पद भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाला हो गया है तो इसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। सारे वो पद जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है महापौर के विरुद्ध। वापस बुलाने की प्रक्रिया जो होती है, जिसे हम रिकॉल कहते हैं, वो अब नहीं होगी महापौर के विरुद्ध, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित है। रिकॉल की प्रक्रिया उस उम्मीदवार या उस पदाधिकारी के विरुद्ध लाई जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आए हैं, तो इसलिए महापौर के विरुद्ध रिकॉल की प्रक्रिया नहीं होगी। जनता के द्वारा मत देकर जो वापस बुलाने की प्रक्रिया उसको रिकॉल कहते हैं, वो नहीं होगी। आगे देखिए, अलग से शपथ नहीं लेगा, मतलब महापौर अपने पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्षद के रूप में शपथ ले चुका है और पार्षद के रूप में शपथ लेने के बाद पार्षदों के बीच से ही चुनकर आ रहा है ये, तो अलग से महापौर का शपथ नहीं लेगा। मतलब ये महापौर अपने पद की शपथ नहीं लेगा, पार्षद के रूप में ये ऑलरेडी शपथ ले चुका है। ये आपको इतने संशोधन ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, चलिए। अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन संबंधी सम्मेलन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखिए, पार्षद जो है निर्वाचित होकर आ गए, अब एक सम्मेलन होगा जिसमें पंच अपने में से ही महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। तो उसी सम्मेलन की बात हो रही है। तो अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन संबंधी सम्मेलन कौन बुलाएगा? अब बुलाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। 15 दिन के भीतर, जो निर्वाचन अधिसूचना है ना, उसके 15 दिन के भीतर यह सम्मेलन बुला लेना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसमें पंचों के बीच से ही अध्यक्ष और महापौर चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे, ठीक। और इसे ही प्रथम सम्मेलन कहा जाएगा, इसे ही प्रथम सम्मेलन कहा जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत के केस में हमने अभी ये देखा है कि जो सम्मेलन उपाध्यक्ष चुनने के लिए बुलाया जा रहा था तहसीलदार के द्वारा, वो प्रथम सम्मेलन नहीं है। लेकिन यहां पर जो सम्मेलन अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के लिए बुलाया जा रहा है उसे ही प्रथम सम्मेलन कहा जा रहा है, ठीक है। और यह प्रथम सम्मेलन कौन बुला रहा है? अब यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग। और इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत या नियुक्त कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा इस प्रथम सम्मेलन की, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखिए, जैसे अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के लिए 15 दिन के भीतर, कब 15 दिन, कौन से 15 दिन? तो निर्वाचन अधिसूचना, मतलब जब निर्वाचन पूरा हो गया उस निर्वाचन अधिसूचना के 15 दिन के भीतर ये आपका प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि प्रथम सम्मेलन में ही
या तो अध्यक्ष या महापौर ना चुने गए हो किसी कारणवश तो अगले दिन बुलाया जाएगा, फिर अगर नहीं चुने गए तो फिर अगले दिन बुलाया जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? तो ऐसा अधिकतम 30 दिनों तक चलेगा। मतलब निर्वाचन अधिसूचना के अधिकतम 30 दिनों के भीतर महापौर और अध्यक्ष चुन लिए जाने चाहिए, और नहीं अगर चुने जाते तो क्या होगा? 30 दिनों के भीतर अगर महापौर या अध्यक्ष में से कोई भी अगर नहीं चुना जाता है तो राज्य सरकार उस नगर निगम का विघटन कर सकती है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये इतने सारे संशोधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नगर निगम के जो भी संशोधन थे वो। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ नगर पालिका में जो भी संशोधन हुए हैं उसकी। पहले हमने नगर निगम की बात कर ली, अब हम नगर पालिका के बारे में संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नगर पालिका के 2 स्तर, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर नगर पालिका कहा जाता है उसका मतलब नगर पंचायत होता है एक स्तर और एक स्तर होता है नगर पालिका परिषद। अगर लेवल की बात करें जनसंख्या के अनुसार तो सबसे पहले नगर पंचायत होता है जिसकी जनसंख्या कम होती है, फिर उसके बाद आता है क्या? नगर पालिका परिषद, और सबसे नीचे आता है नगर निगम। ठीक है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या नगर निगम की होती है अगर हम लेवल की बात करें। ठीक, तीनों स्तर की बात करें। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या नगर पंचायत की, फिर नगर पालिका परिषद की, फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या, अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाला जो होता है स्तर वो है नगर निगम, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत ये 2 स्तर, तो नगर पालिका का कंबाइंड फॉर्म में हम बात करने वाले हैं क्योंकि दोनों के प्रावधान एक ही जैसे होते हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रावधान एक ही जैसे होते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 है, तो उसमें क्या संशोधन हुआ है, और जो भी संशोधन है वो भी फिर से यहां पर अस्थायी है। तो नगर पालिका अधिनियम आपको 1961 ध्यान में रखना है और नगर निगम अधिनियम आपको 1956 ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसमें फिर से अध्यक्ष, नगर निगम का जो मुखिया होता है, मेन जो होता है वो महापौर होता है। नगर पालिका के केस में जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो फिर से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा। जो उस क्षेत्र के निर्वाचित पार्षद चुनकर आए हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? अप्रत्यक्ष, मतलब जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, निर्वाचित पार्षदों के द्वारा चुने जा रहे हैं। यह संशोधन आपको करना है। पहले ये जो पद था प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आता था, लेकिन अब ये जो अध्यक्ष का पद है ये चूंकि पार्षदों के द्वारा चुनकर लाया जा रहा है, इस कारण इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कह रहे हैं। मतलब अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, जनता के द्वारा नहीं होगा। और चूंकि अध्यक्ष का पद अब अप्रत्यक्ष हो चुका है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो चुका है, तो इसकी आयु वही होगी जो पार्षद की होती है, मतलब 21 वर्ष। ठीक है, और अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आया है। पार्षद के रूप में ये ऑलरेडी अपनी शपथ ले चुका है। यह वह व्यक्ति है जो पार्षद के रूप में चुनकर आ चुका है, निर्वाचित होकर आ चुका है जनता के द्वारा। ठीक है, तो इस कारण ये पार्षद के रूप में अपनी शपथ ले चुका है। साथ ही साथ इसके विरुद्ध अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुना गया है, और साथ ही साथ रिकॉल की प्रक्रिया, वापस बुलाने की प्रक्रिया जनता के द्वारा इसके विरुद्ध अब नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, तो बस इतने संशोधन आपको ध्यान में रखने हैं ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय और नगर पालिका को, मतलब नगर निगम और नगर पालिका को लेकर। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे प्रावधान जो हमने देखे हैं वो पूरे वैसे के वैसे रहने वाले हैं। इतना ही आपको संशोधन इसमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले क्या था अब क्या है ये भी आपको जानना आवश्यक है, जो ऑलरेडी मैंने पुराने प्रावधान के अंतर्गत बता रखा है। आपको कंपेयर करके पढ़िएगा इसमें। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं। ये सारे अपडेट आपको कर लेने हैं दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। धन्यवाद।